नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बेटी की कहानी से रूबरू कराएंगे। मुझे विश्वास है कि आप अगर इस कहानी को मन लगाकर सुनेंगे तो वाकई में आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे, क्योंकि इस कहानी को जब हमारे गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार ने अपने दरबार में सुनाया तो सब लोग रोने लगे और खुद गुरुजी भी रोने लगे। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप भगवान पर विश्वास करने वाले होंगे, अगर आप भगवान पर विश्वास करते होंगे तो आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम इस बेटी की कहानी को शुरू ही कर देते हैं। एक समय की बात है, एक ही किसान का छोटा सा परिवार था, जिसमें किसान और एक मात्र उसकी एक इकलौती पुत्री और उसकी पत्नी। बहुत छोटा सा परिवार था। उस किसान के पास कुछ थोड़ी सी पुश्तैनी जमीन थी, जिसमें वो खेती करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस किसान की पुत्री बहुत ही संस्कारी थी। वह संस्कार के साथ साथ भगवान को भी मानती थी। भगवान का पूजा पाठ करना, बड़ों का आदर सत्कार करना, उसके अंदर संस्कार कूट कूट के भरे हुए थे। वह किसी भी प्रकार का गलत कार्य नहीं करते थे। वह पढ़ाई लिखाई भी करती थी, साथ ही साथ भगवान ने उसे खूब अच्छी खूबसूरत भी बनाया था। उसे भगवान ने सुंदरता भी दिया था। काश कोई भी इस लड़की को देखता तो मोहित हो जाता। अब वह लड़की जैसे जैसे बड़ी होती चली गई, उसकी सुंदरता में और निखार बढ़ता चला गया। वो और खूबसूरत होती चली गई। जो कोई भी अगर उस लड़की को देख ले तो वह उसका दीवाना हो जाता था। लेकिन उस लड़की को कभी अपने खूबसूरती को घमंड नहीं था। वह कभी अपने खूबसूरती का नाजायज फायदा नहीं उठाया। वह अपने माँ बाप के बातों को मानती थी, कभी भी अपने माँ बाप के बातों को अवहेलना नहीं की। अपने माँ बाप के बातों का कभी भी उल्लंघन नहीं करती थी। उनके माँ बाप जो संस्कार देते थे उसी संस्कार को वह अपनाती थी और उसी संस्कार के रास्ते पे चला करते थे। उसी प्रकार जिस प्रकार वह लड़की अपने आदर्श पर टिकी थी, उसी प्रकार उसके माँ बाप भी अपने इकलौते पुत्र को बहुत मानते थे। उसके हर ख्वाहिशों को पूरी करते थे। उसको कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते थे। और इस तरीके से वह किसान और किसान की पत्नी और उसके एक इकलौते पुत्र के बड़ा ही सुखमय जीवन चल रहा था। लेकिन जब वह किसान की पुत्री बड़ी हो जाती है, स्कूल में पढ़ने जाती है, और जब एक दिन स्कूल से वह लौट करके वापस आ रही थी तो उसकी सुंदरता को देख करके एक लड़का जो है मोहित हो जाता है। वो जो है एकदम उसका दीवाना हो जाता है उसकी खूबसूरती के आगे। वह लड़का इतना दीवाना हो जाता है कि उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला जाता। स्कूल जाती तो स्कूल जाता, यानी उसके पीछे पीछे चक्कर लगाने लगा। और ऐसे करते करते एक दिन उसने हद पार ही कर दिया। उसने सोचा कि आज क्यों ना मैं इसको प्रपोज ही कर देता हूँ। अब वह लड़की जैसे घर से निकलती है, आधे रास्ते में उस लड़की के सामने आकर के खड़ा हो जाता है और कहता है कि देखो, मैं 3-4 दिन से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ, मैं तुम्हारा दीवाना हो चुका हूँ। वह लड़की कहती कि मैं कुछ समझी नहीं। वह कहता, तुम नहीं समझी कि मैं तुम्हें जब से देखा हूँ तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। तुम्हारे पीछे पीछे तुम जहाँ जाते हो मैं वहाँ जाता हूँ। मुझे दिन रात कुछ अच्छा नहीं लगता है जब तक तुम्हें देख नहीं लेता हूँ। मैं जब से तुम्हें देखा हूँ मेरे दिल में तुम्हारे प्रति प्रेम बढ़ गया है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। वह लड़की कहती कि नहीं नहीं, अभी हमें शादी नहीं करना है और हमें किसी प्रेम जाल में नहीं पड़ना है। अगर आपको हमसे इतना ही प्रेम है तो आप मेरे घर जाइए, मेरे माँ बाप से मेरे हाथ को मांगिए, मुझसे विवाह करने की बातें करिए, लेकिन मैं अपनी मर्जी से कोई भी कदम नहीं आगे बढ़ाऊंगी। मैं अपने मर्जी से कोई प्रेम जाल, कोई विवाह नहीं कर सकती। अगर आपको मुझसे प्रेम है तो आप मेरे घर जाइए, मेरे माँ बाप से बातें करिए। अब वह घर पे आता है। क्योंकि उसका जो बाप रहता है, उस लड़के का बाप, वह बहुत बड़ा सेठ रहता है। वह घर पे आता है, कहता है कि मम्मी देखिए ना, मुझे एक लड़की से प्रेम हो गया है। वह लड़की इतनी खूबसूरत है कि मैं जब से उसको देखा हूँ मेरा भूख प्यास मिट चुका है। मम्मी अगर आप भी उसको देखोगे तो आप मोहित हो जाओगे। उसके अंदर हर तरह से गुण भरे हुए हैं।
उसके बाद वह सेठ और सेठ की पत्नी अपने बच्चे की बातों को मान करके उस लड़की के घर पे जाते हैं। उसके बाद जब सेठ और सेठानी उस लड़की के घर पे जाते तो वाकई देख के दंग रह जाते हैं। वाकई में देखते कि वह लड़की के अंदर इतने गुण थे, उतनी खूबसूरत थी कि वो फैसला कर लेते कि यही लड़की मेरी बहू बनेगी। वो अपने आप में ही फैसले कर लेते हैं। वह कहते हैं कि हाँ थोड़ी गरीब है, लेकिन इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी, इतनी गुण वाली बहू मुझे कहाँ मिलेगी। मुझे यह बहू बहुत पसंद है। उसके बाद वह सेठ और सेठानी वह किसान से जाके बातें करते हैं कि मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करना चाहता हूँ। वह सेठ कहता है कि मेरा लड़का आपकी बेटी को पसंद करता है। वह किसान कहता है कि अरे कहाँ, आप इतने बड़े सेठ और मैं एक गरीब किसान, ये कैसे संभव, मैं तो सोच भी नहीं सकता। उसके बाद वह सेठ कहता है कि नहीं, आप ऐसे ऊंच नीच का भेदभाव मत करिए। मैं आपकी बेटी को बहू बनाकर ज़रूर लेकर के जाऊंगा, लेकिन उसको मैं अपनी बेटी की तरह रखूंगा, अपनी बेटी की तरह उसका पालन पोषण करूंगा, किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। उस तरीके से वह किसान भी अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और वह सेठ और किसान की दोनों को, उसके बेटा और बेटे की जो है धूमधाम से विवाह हो जाता है। वह किसान जो है किसी से उधार पैसे ले करके जो है किसी तरह जितना हो सका उससे जितना बना अपने बेटी की धूमधाम से विवाह किया। अब वो किसान की बेटी जब उस सेठ के घर पे जाती तो देखते रह जाती है। वह इतने बड़े घर में कभी रही नहीं, इतना बड़ा घर, इतना क्लीन स्वच्छ साफ घर, इतने बड़े घर में तो वो कभी रही नहीं थी, वो देखते ही रह जाती है। उस लड़की के ससुराल में किसी प्रकार की कमी नहीं थी, लेकिन वह भी अपने सास से थोड़ी डरती थी। वह डरती थी कि मेरे पापा, मेरी मम्मी बहुत गरीब है, कहीं किसी बात पर मेरी सास ताने न मार दें। इसलिए घर का हर एक कार्य बहुत ही बारीकी तरीके से करते थे। जो कुछ नहीं आता था तो वह पूछ के करती थी, लेकिन डर के मारे कोई भी कार्य बहुत संभल कर करती थी। वह सोचती थी कि कहीं मुझसे किसी प्रकार की गलती ना हो जाए, नहीं तो मुझे सास की बहुत डांट फटकार लगेगी। इसलिए वह अपने जानते भर किसी भी प्रकार की गलती नहीं करते थे। क्योंकि उसके घर पे रीति रिवाज था कि जब कोई दिवाली, कोई त्यौहार पड़ता था तो उनके घर से त्योहारी के रूप में मिठाइयाँ भेजा जाता था। वो अपने घर फ़ोन करते हैं कि कहते हैं कि पापा, इस बार मेरी शादी की पहली त्यौहार पड़ी है, शादी के बाद मेरे पहला त्यौहार पड़ा है। इस बार बेटी के घर से शगुन आता है, आप उस शगुन के रूप में मुझे क्या भेजेंगे, कुछ मिठाइयाँ भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। उसकी माँ कहती है कि बेटी क्यों नहीं जाएंगे, मिठाइयाँ ज़रूर जाएंगे, लेकिन तुम्हारी शादी में कुछ इतने ज़्यादा पैसे उधार ले लिए हैं जिसका भी एडजस्टमेंट नहीं हो पाया है, इसलिए ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ न कुछ ज़रूर कोशिश करके मिठाई ज़रूर भिजवाएंगे। लेकिन इस समय मेरे पास पैसे नहीं हैं और कहीं उधार मांगने पर भी नहीं मिल रहे, क्योंकि अभी पहले के जो उधार थे वो बाकी ही हैं। उसके बाद वह बेटी कहती कि ठीक है माँ, कोशिश करना, लेकिन शगुन ज़रूर भेज देना। अभी बातें करती रहती, तब तक उसकी सासू माँ उसके पास आती हैं। कहते कि बहू देखो, इस बार दिवाली है और दिवाली पर हमारे घर ढेर सारे मेहमान आएंगे, और जो तुम्हारे घर से मिठाइयाँ आएंगी ना शगुन पर, उन मिठाइयों को उन सभी मेहमानों को खिलाना होगा, क्योंकि शगुन की मिठाई सबको खिलाया जाता है। उसने कहा कि हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं, पापा मिठाइयाँ भेजेंगे, उस शगुन की मिठाई सबको खिलाया जाएगा, आप घबराइए नहीं, मेरे मम्मी पापा ढेर सारा मिठाइयाँ भेजेंगे और सबको मिठाइयाँ दिया जाएगा। इसके बाद उसकी सास जो है शगुन वाली मिठाई की बात करके चली जाती है। उसके बाद वो अपने माँ के पास फ़ोन करते, उसकी माँ कहती कि बेटी घबराओ नहीं, तुम्हारे शगुन के लिए कुछ पैसों का इंतजाम हो चुका है, और उन थोड़े पैसों से जो भी होगा 4-5 किलो जो भी मिठाई होगा, उन मिठाई को मैं तुम्हारे घर पे शगुन के रूप में भिजवा दूँगा। उसकी बेटी कहती कि मम्मी 4-5 किलो मिठाई में कुछ नहीं होने वाला, 5 किलो मिठाई में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मेहमान आएंगे और सबको मिठाइयाँ खिलाना है, उतने कम मिठाई में मैं सबको मिठाइयाँ कैसे खिलाऊंगी। मेरी सास माने ऐसी ऐसी बातें कही। उस लड़की की माँ कहती कि बेटी देखो,
हम लोग वैसे भी परेशानी में चल रहे हैं। मेरे पास जितना हो पाया मैं उतने का इंतजाम किया, इसलिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं 100 किलो 50 किलो मिठाइयाँ भिजवाऊंगी। उस लड़की ने कहा कि माता जी, इससे अच्छा है कि आप मिठाई ही मत भेजिए। मैं यहाँ पर अपनी सास माँ से बातें बना लूँगी। मैं कह दूँगी कि मम्मी का तबीयत खराब था, पापा परेशान थे, इस वजह से शगुन नहीं आ पाया। उस माँ ने कहा कि नहीं बेटी, तुम्हारी शादी की पहली दिवाली पड़ी है और इस बार का शगुन जाना अनिवार्य है। अगर इस बार नहीं जा पाया तो कभी भी नहीं जा पाएगा, इसलिए शगुन का मिठाई तो जाएगा ही जाएगा। जितना हो सकेगा, मेरे पास जितना रहेगा उतना मैं भेजूंगी, लेकिन शगुन की मिठाई तो ज़रूर जाएगा। वह लड़की कहती है कि मम्मी मत भेजो, मेरे पापा का अपमान होगा, मेरे मायके का अपमान होगा, तुम्हारा अपमान होगा। उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटी, मैं भेजूंगी, आगे के तुम्हें देखना है कैसे क्या करना है, लेकिन मैं जितना हो सकेगा उतना मैं यहाँ से मिठाइयाँ ज़रूर भेजूंगी। बस अब ये सारी बातें करने के बाद फ़ोन कट जाता है। अब दिवाली आ जाती है, उसके घर से शगुन की मिठाई भी आ जाती है, लेकिन जब शगुन की मिठाई बांटना रहता है और बरामदे से देखती है कि उसकी छत पर इतने लोग आए रहते हैं, इतने बड़े बड़े लोग आए रहते हैं, इतने सेठ आए रहते हैं, इतने लोग आए रहते हैं, वहाँ सब लोग चाय पीते रहते हैं। अब उसे समझ में नहीं आता कि 5 किलो मिठाई में मैं किस किस को मिठाइयाँ बांटूंगी। अब वो सोचने लगी कि क्या हाल होगा, मेरी सास तो मेरी इज्जत ही ले लेगी, मेरे मम्मी पापा का इज्जत तो लुट जाएगा। मैंने अपने माँ से कहा था कि माँ तुम मिठाइयाँ मत भेजो, मैं इधर बातें बना लूँगी, लेकिन माँ नहीं मानी, मेरे बातों को माँ नहीं मानी। भेजी भी तो 5 किलो मिठाइयाँ भेजी। मैं इन 5 किलो मिठाइयों में किसको बांटूंगी, किसको दूंगी। बेचारे बरामदे में जाती थी, लोगों को देखती थी, धरा के मिठाइयाँ देखती थी। वो देखते कि लोगों की संख्या बढ़ती जाती है। अब उसके मन में ऐसा होता है कि बस आज तो मेरी सासू माँ मेरे इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देंगी, आज मेरे साथ क्या होगा भगवान ही जाने। वह बेटी अभी इधर उधर चल ही रही थी, तब तक सास ने आवाज़ लगाई कि बहू, अरे सुन रही हो, देखो नीचे कुछ मेहमान आ गए हैं, तुम सुन रही हो कि नहीं। उसके बाद बहू नीचे जाती है। वह सास कहती है कि देखो बहू, हमारे जितने मेहमान हैं, जो सज्जन लोग हैं, जो सेठ हैं, सारे के सारे लोग आ चुके हैं और इन सभी लोगों को मिठाइयाँ तुम्हें ही बांटना है, क्योंकि तुम मेरी नई पुत्र वधू आई हो, तुम मेरी बहू हो, इसलिए तुम्हें मिठाइयाँ तुम्हें ही बांटना है। जाओ ऊपर से मिठाइयाँ लेकर के आओ, इन मेहमानों को बांट दो। उसके बाद बहू ने पूछा कि माँ जी, जो शगुन की मिठाई आई वह कहाँ पे रखी है। उसके बाद सास ने कहा कि उस कमरे में रखी, जाओ मिठाइयाँ ले लो। अब उस बेचारी को मन ही मन डर पैदा हो गया था कि अब उन 5 किलो मिठाई में इतने सारे मेहमान को मैं कैसे बांटूंगी। वो मन ही मन बहुत डर रही थी। उसके बाद वो मन ही मन सोचती कि हाँ चलो, अब मिठाई तो कम है, लोग ज़्यादा हैं, उसमें से तोड़ तोड़ करके मैं सभी को एडजस्ट कर दूंगी। और जब वो कमरे में जाती जहाँ पर शगुन का मिठाई रखा होता है, कमरे का दरवाज़ा खोलती, दरवाज़ा खोलते ही देखती तो वह अचंभित रह जाती है। वहाँ पर दरवाज़ा खोलने के बाद क्या देखती है कि बहुत सारे मिठाई के डब्बे वहाँ पर लगे रहते हैं। अब उनमें से कुछ मिठाइयाँ को उठाती और लोगों को बांटना शुरू कर देती है, लेकिन वह मन ही मन सोचती है कि आखिर मेरी माँ ने तो सिर्फ 5 किलो ही मिठाइयाँ भेजी थी, माँ ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई है। वो मन ही मन अपने माँ पे बहुत गुस्सा होती है। वह कहती है कभी मैं इन लोगों को मिठाइयाँ बांट लूँ, उसके बाद मैं अपने माँ से बात करके बताती हूँ। मिठाइयाँ बांटने के बाद वो भागी भागी कमरे में जाती है। अपनी माँ को फ़ोन लगाते कहती कि माँ, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, अगर तुमको मिठाई भेजना तो भेज देती, लेकिन तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तुम 5 किलो का इतने सारे मिठाइयाँ भेजी और तुम मुझसे झूठ क्यों बोला। क्योंकि पहले के ज़माने में जो त्योहारी जाया करता था, जो नाव होते थे, जो हजाम होते थे, वही ले जाया करते थे। माँ ने कहा मैंने तो अपने जो नाव है, जो हजाम है, उनसे तो 5 किलो ही मिठाई भेजवाई थी। उसके बगल में उसके पापा भी बैठे थे। वो कहते हैं कि पापा को दीजिए, मैं पापा से बात करती हूँ। उसने पापा से कहा कि पापा आप कितनी मिठाइयाँ भेजे थे। उसके पापा कहते हैं कि बेटी मैंने तो 5 किलो ही मिठाइयाँ भेजी थी। उसने कहा कि नाई से पूछो, तो नाई ने भी कहा कि मैंने तो 5 किलो ही मिठाई लेकर गया।
मम्मी से पूछी, पापा से पूछी, नाई से पूछा, सब लोग एक ही जवाब दे रहे थे। अब वह बेचारी फ़ोन काट देती है। वो मन ही मन संकोच करने लगती है कि आखिरकार इतनी मिठाई आई तो आई कहाँ से। अब शाम का समय होता है। अब जब सास माँ जो उनकी है सोने जाती है, वो बहू सास माँ के कमरे में जाती है। सास माँ के पैर दबाती हैं। अब जब पैर दबाती रहती तो डरते डरते अपनी मम्मी जी से कहती कि मम्मी जी, आपसे एक बात पूछूं, आप नाराज़ तो नहीं होंगी? सास कहती कि बेटी ये तुम्हारा घर है, तुम जो कुछ पूछना है बेझिझक पूछ सकती हो। उस बहू ने कहा कि माँ जी, मेरे पापा ने तो सिर्फ 5 किलो ही मिठाइयाँ भेजी थी, लेकिन मैंने देखा इतनी सारी मिठाइयाँ आखिर कहाँ से आ गए। उस सास माँ ने ऐसा जवाब दिया, ध्यान से सुनिएगा। वह कहती कि बेटी, तुम्हारी माँ जो है, जिसको तुम अब छोड़ करके चली आई हो, और मैं भी एक तुम्हारी माँ हूँ। अगर तुम्हारी वह माँ जिसको तुम छोड़ करके चली आई हो वो तुम्हारे लिए 5 किलो मिठाई का इंतजाम कर सकती है, तो मैं तो तुम्हारे पास में रहती हूँ, तुम मेरा सेवा सत्कार करती हो, तुम मेरी पुत्री की तरह हो, तुम मेरी पुत्री ही हो, तो क्या मैं तुम्हारे इज्जत के लिए मैं इतनी मिठाइयों का इंतजाम नहीं कर सकता हूँ? आखिरकार मेरा भी तो फर्ज बनता है ना। तुम अपनी माँ का घर छोड़ करके चली आई, उसके बावजूद तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए 5 किलो मिठाई की व्यवस्था कर दी, तो मेरा फर्ज बनता है, अगर तुम्हारे मिठाई में कम पड़ता है तो सारी की सारी व्यवस्थाएं मैं करूँगी। इसलिए बेटी, तुम्हारे घर से तो 5 किलो ही मिठाई आए थे, लेकिन बाकी सारे मिठाई का इंतजाम मैंने खुद कर दिया। बहू, तुम मेरी बहू नहीं हो, तुम मेरी बेटी हो, और मैं तुम्हें अपने बेटे जैसे ही प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें अपने बेटी जैसे ही मानती हूँ, क्योंकि मेरे घर का जो सारा काम, सारा बोझ, सारी जिम्मेदारी तुम संभाल ली हो। तुम्हारे आने से मेरे चिंतन समाप्त हो गए, मुझे किसी प्रकार का चिंता नहीं रहता है। तुम मेरे घर का बोझ संभाल रखे और तुम्हारे लिए मैं इतना नहीं कर सकता हूँ। इसलिए बेटी, यह मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज है, मैंने केवल अपना फर्ज निभाया है। अपनी सास माँ की बातों को सुनने के बाद बहू के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह कहती है कि मैंने एक माँ छोड़ा, मुझे एक माँ मिल गई, मुझे अब माँ की कभी कमी महसूस नहीं होगी। इसलिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि भला जिस घर में ऐसी सास माँ हो, तो भला उस घर में चूल्हे का बंटवारा कैसे हो सकता है? कि जिस घर में सास अपनी बहू को बेटी जैसी माने और बहू भी अपनी सास को माँ जैसी माने, तो भला उस घर में सास बहू में कभी झगड़ा कैसे हो सकता है? और आजकल हमारे समाज में ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि सास जो अपनी बहू को बेटी जैसे नहीं मानती है। अगर अपने बहू को जितनी अपने बेटी का मान सम्मान करती है, जितनी अपने बेटी के लिए तकलीफ होता है, अगर अपनी बहू के लिए भी उतनी तकलीफ हो, तो कभी सास बहू में लड़ाइयाँ नहीं होंगी। अगर बहू थोड़ी सी गलती करती है तो आस पड़ोस में सास चुगली शुरू कर देती है, और वही गलती बहू भी करती है कि वह जिस तरह से अपने मायके में अपनी माँ को मानती है, अगर अपनी सास को माने तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगा। इसलिए अगर दोनों लोगों में समझदारी हो, दोनों लोग एक दूसरे से मेल बना के रखें, तो कभी सास बहू में झगड़े ही नहीं होंगे। इसलिए अगर सास बहू के जीवन में ऐसे रिश्ते होंगे तो उस घर में कभी कलह कलेश नहीं होंगे। तो मेरे प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस कहानी से ज़रूर कुछ सीख मिली होगी। अगर परिवार में कुछ ऐसे लोग इस तरह से रहें तो परिवार में कभी कलह कलेश नहीं होगा। तो मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ। अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।